अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आई हूँ एक नई टॉपिक के साथ जिसमें हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में आने वाला सवाल है। सो व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन? A good businessman possesses certain qualities if he has to stay in the market. हम जब भी एक बिजनेसमैन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बिजनेसमैन में कोई क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन में ये सब क्वालिटीज़ होगी तो वो इतना कैपेबल होगा कि वो मार्केट में स्टे कर सके। अदरवाइज़ उसका मार्केट में स्टे करना बहुत इम्पॉसिबल हो सकता है। तो पहला है रिस्क एज्यूमिंग। द बिजनेस इज़ फुल ऑफ रिस्क ऑफ वेरियस टाइप्स एंड दे ऑलवेज स्टे एज लॉन्ग एज द बिजनेस एग्जिस्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस इज़ फुल ऑफ रिस्क। बिजनेस जो है वो फुल ऑफ रिस्क होता है। मतलब बिजनेस में हम लोग जब एक बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, बीइंग बिजनेसमैन अगर हम बात करें, तो हम लोग एक बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आगे चल के या बीच में कहीं ऐसा फेस हम देख सकते हैं जहाँ पे हमें रिस्क को बेयर करना पड़े। रिस्क एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप रिस्क एज्यूमिंग नहीं है तो यू कैन नॉट बी एबल टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन। एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, आई थिंक मैंने इससे पहले भी वीडियोस में बताई हैं, नो रिस्क नो बिजनेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नो रिस्क नो बिजनेस? नो रिस्क नो बिजनेस का मतलब ये है कि जब आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको मेंटली तौर पे इतना स्टेबल होना चाहिए कि आपको पता है कि आपने जो बिज़नेस शुरू किया है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो, आपको उसमें लॉस हो सकता है, आपको उसमें रिस्क जो है वो बेयर करना पड़ सकता है। मैंने एक बिज़नेस खोला और फ्रूट्स का, ठीक है, मैं फ्रूट्स बाहर भिजवा रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन जो मेरे कंट्री में, मतलब मैं बाहर भिजवा रही हूँ, तो मुझे जो उसका रिस्क फैक्टर है ना, उसको भी कहीं ना कहीं एज्यूमिंग करना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कर सकती कि मैं बोलूँ कि मुझे तो बस लॉस होगा ही नहीं कभी बिज़नेस में। तो मुझे लॉस के लिए भी एक मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मैं रिस्क उठाने के लिए इतना कैपेबल हूँ तो ही आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। सेकंड है गोल ओरिएंटेड। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, बिजनेसमैन शुड सेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज फर्म। जब हम लोग एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो है वो गोल क्या होता है? आप लोग भी यही सोचोगे कि प्रॉफिट होता है। हाँ जी, प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि जब भी हम लोग एक बिज़नेस शुरू होते हैं हमारे जहन में सिर्फ एक ये बात होती है कि हम लोगों ने इससे प्रॉफिट जनरेट करना है। पहला इनिशियल तो यही होता है एक गोल। लेकिन उससे पहले जब हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, फिर मुझे ये सोचना है कि मैं बाहर एक कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने अपना ऑब्जेक्टिव ये बनाया कि यार मैं अभी फ़िलहाल तो दुबई भेज रही हूँ अपना सामान, लेकिन कुछ अरसे में मैं इसको दुबई से चाइना भी भेजूँगी। मतलब मैं अपना सामान दुबई तो भेज रही हूँ, पर चाइना भी भेजा करूँगी, फिर ऑस्ट्रेलिया भी भेजा करूँगी, और फिर अमेरिका भी भेजा करूँगी। इस तरह से मैंने अपना जो है वो एक पहले से गोल बना लिया। फ़िलहाल अभी मेरा गोल यही है कि मेरा सामान जो है वो अच्छे से दुबई चला जाए और मैं उससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लूँ। लेकिन जो है मेरा पीछे एक ऑब्जेक्टिव भी है, एक गोल मैंने सेट किए हुए हैं। अगर मैंने गोल सेट किए हुए हैं कि मैंने सिर्फ दुबई ही नहीं करना, बाकी और जगह भी अपना इस्टेब्लिश करना है बिज़नेस, तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी। अगर आप लोगों को, जैसे आप लोग हैं, आप लोग अपने मार्क्स, आप लोगों को पता है आप लोगों का गोल क्या होता है कि एक अच्छी परसेंटेज उठानी है, तभी आप लोग मेहनत करते हैं। जब आप लोगों को अपना गोल ही सेट नहीं होगा, जब आपको पता ही नहीं है कि आगे इन फ्यूचर आपने क्या करना है, आप क्या करने वाले हो, तो आप पीछे क्या कर रहे हो ये आपको खुद नहीं पता होगा। मतलब आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो आपको उसके लिए पहले एक गोल सेट करना है। हम
फिर ही एक अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं, एक अच्छी तरह से एक पूरा स्ट्रेटजी बना सकते हैं। फिर उसको प्लान, मतलब कि हम लोगों ने इस टाइम पे इतना इतना पढ़ना है कि हम लोग इतनी परसेंटेज उठा सकें। तो ये पूरी एक स्ट्रेटजी होती है जिसको फॉलो करना होता है। उसके बाद जो है पूरा गोल बनाने पड़ते हैं, पूरा एक फेस होता है, फिर ही जाके जो है हम लोग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। और वेल इन्फॉर्म्ड business should well informed of the business conditions, competitions, changing environment and international affairs। अच्छा, मैंने बात पहले भी बताई है कि जो बिजनेसमैन है उसको वेल इन्फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने मार्केट में अपना एक प्रोडक्ट लेकर आई और उसको मार्केट में मैं ले आई। अब मुझे नहीं पता कि मार्केट में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं है, और मैं अपना बस प्रोडक्ट बनाए जा रही हूँ, बनाए जा रही हूँ, बनाए जा रही हूँ, और मेरे पास इतना स्टॉक भर गया और जो मेरी वेयर हाउसेस हैं वो सब भर गए, और लेकिन मेरी सेल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वही मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एक नई चीज़ आ गई है जिसको लोग उसको ख़रीद रहे हैं और हमें नहीं ख़रीद रहे। इसी तरह आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें कि ज़रूरी नहीं है माइक्रोसॉफ्ट शुरू से एक ही चीज़ पे काम नहीं कर रहा, वो वक्त के साथ साथ अपने अंदर अपडेशन लेके आ रहा है, जिसकी वजह से वो आज अभी तक स्टे कर रहा है। इस तरह बहुत सारी कंपनीज हैं। हम कपड़ों की बात कर लेते हैं कि कपड़ों के जो ब्रांड्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वो पहले कुछ और प्रिंट्स निकालते थे, अब उनके प्रिंट्स बदलते हैं। और वो प्रिंट्स के वो लोग क्यों कहते हैं कि वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि ये जो अभी हम लोगों ने समर कलेक्शन निकाली है, समर कलेक्शन में क्या होता है, हमारे पास ब्राइट कलर होते हैं, हमारे पास कभी अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं, कभी लाइट कलर्स होते हैं। तो वो जो ट्रेंडिंग है क्लोथ्स होते हैं उनको देख के वो उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर जब हम लोग मुहर्रम की तरफ जाते हैं, अब तो मुहर्रम कलेक्शन भी निकलती है, तो वो मुहर्रम में वो लोग निकालते हैं ब्लैक और वाइट कपड़े। अगर वो लोग मुहर्रम में रेड सूट निकाल दें और उसका नाम मुहर्रम कलेक्शन रख दें, तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो उनका चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उनको पता है उन्होंने मुहर्रम कलेक्शन के नाम से तो निकाल दिए, लेकिन रेड ले ली। रेड तो लोग मुहर्रम में पहनते नहीं हैं, लोग मुहर्रम में तो ब्लैक पहनना प्रेफर करते हैं, या चलो वाइट पहनना प्रेफर करते हैं। तो उसमें जो उनके मुहर्रम कलेक्शन होती है उसमें उनका एक अलग ही वो होता है। फिर जैसे कि वो लोग निकालते हैं, 14 अगस्त पे अक्सर सेल लगी होती है, तो उसमें ज़्यादा ग्रीन वाइट कलर के जो है ना प्रिंट्स निकले हुए होते हैं। तो वो हर चीज़ को ट्रेंडिंग के हिसाब से, हर चीज़ को मार्केट के हिसाब से लेके चलना कि मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है, और थोड़ा सा फोरकास्ट करना कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, कुछ अरसे बाद क्या होने वाला है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे पता है चलो क्रिसमस आ रही है, तो मैं क्रिसमस के हिसाब से चीज़ें बनाने लग जाऊँगी। अगर कि मेरी जो ऑडियंस है, टारगेट कस्टमर्स हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, तो मैं उनको उनके लिए पहले से, क्रिसमस से पहले, ये नहीं कि दिसंबर आ रहा है तो मैं दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग करूँगी, नहीं, पहले से हो जाती है, मतलब कुछ अरसे पहले से हो जाती है कि मैं दिसंबर से पहले उनके लिए कुछ ऐसे कपड़े बनाऊँ या कुछ ऐसे ऐसे मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स बनाऊँ जो कि उनको क्रिसमस में काम आए। तो मुझे क्योंकि पता है कि मार्केट में ये आने वाला है ट्रेंड, तो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए क्या, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में। अगर आपने थोड़ी सी भी देर से मार्केट में से नज़र उठाई, तो आपका कोई और कॉम्पिटिटर वहाँ आके आपकी आपकी जगह को रिप्लेस कर लेगा, और आप पीछे हो जाएंगे, वो आगे निकल जाएगा। तो बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, मार्केट में वेल इन्फॉर्म्ड हो। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Performance oriented. The businessman is the manager of the business and he must plan, organize and control his business efficiently. एक बिजनेसमैन है जो कि, क्योंकि मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ और मैं मार्केट में कपड़े लेके आई हूँ अपने, और मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो मैं वहाँ पे एक मैनेजर हूँ। मैं हर चीज़ को मैनेज कर रही हूँ। मुझे पता है कि देखो मेरे पास इतना कैपिटल है, मुझे इस कैपिटल में ये काम करने हैं, मेरे पास रिसोर्सेज भी कम है, ठीक है, या चलो रिसोर्सेज ज़्यादा है कम है, जो भी है, जो भी सिनेरियो है, मुझे उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। देखो मेरे पास इतना कैपिटल है, ये रिसोर्सेज हैं, ये लेबर्स हैं,
ये मेरे पास वेयर हाउसेस है, इतना वेयर हाउस है तो मैं इतना ही सामान बना के स्टोर करूँगी। ये नहीं कि मैंने एक्सेस सामान बना लिया फिर मैं परेशान हूँ कि मैं सामान का क्या करूँ। तो हर चीज़ को मैनेज करना है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहना है, कि ये नहीं कि आपका ध्यान बिजनेस से हट के कहीं और लगा हुआ है और आपका बिजनेस जो है वो इग्नोर हो रहा हो। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है, तभी आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। Exploiting opportunities. In business, new opportunities continue to come up and they become boom if exploited. अच्छा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना है। मतलब आपकी क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आप गेन कर सकते हैं, क्या ऐसा नया ट्रेंड आ रहा है मार्केट में जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और जो अपनी टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कस्टमर्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनीज़ कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेती हैं जिसकी वजह से वो मतलब एक उनका जो ग्राफ होता है ना, मतलब वो डिक्लाइन से अपवर्ड की तरफ चला जाता है, मतलब वो लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखने में आया है, क्योंकि ऐसी कंपनीज जो कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ को फॉलो कर रही होती हैं। कभी कभी कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ को फॉलो करके ना आगे निकल जाती हैं। जैसे कि अभी गवादर में जो हमारा स्टेडियम बना, ठीक है, तो इस टाइम गवादर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेसमैन के लिए कि वो वहाँ पे जो है वो होटल्स खोलें, वहाँ पे वो लोग अपना काम शुरू करें, वहाँ पे वो लोग अच्छे अच्छे मतलब रेंट पे देने के लिए होटल्स वगैरह हों। क्योंकि अब जो है अब जो है टूरिज़्म काफ़ी जा रहा है गवादर। तो जब लोग गवादर जाएंगे और वहाँ पे घूमेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टेडियम वगैरह भी बन गया है और गवादर पोर्ट वगैरह भी बन गया है, तो लोग वहाँ पे जब जाते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम गवादर की तरफ आएँ। जब लोग मतलब हमारे यहाँ आते हैं हमारी कंट्री में, तो लोगों की प्रेफर होता है कि हाँ भाई गवादर जाए। तो इस टाइम गवादर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर कि मैं यहाँ मेरा कराची में बहुत ही कोई अच्छा होटल है, मैं अपनी ब्रांच अगर कि मैं इतना एक्सपेंड कर सकती हूँ, मेरे पास इतना कैपिटल है, इतने रिसोर्सेस हैं, तो मैं अपना एक छोटी सी ब्रांच या जितनी मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं एक गवादर में भी खोल लूँ। क्योंकि मेरी कंपनी की गुडविल, मेरे होटल की इतनी अच्छी गुडविल बनी हुई है कि लोग सिर्फ नाम सुन के आएंगे। जैसे पीसी हैं और ऐसे बहुत सारे होटल हैं जिनकी बहुत अच्छी गुडविल बनी हुई है, लोग सिर्फ नाम की वजह से जाते हैं वहाँ पे। तो अगर मैं वहाँ पे ऐसी कोई होटल वगैरह खोल लूँ, 5 स्टार होटल खोल लूँ, तो लोग उसमें फ़ौरन आना पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई ये तो बहुत अच्छी जगह है और इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं और ये तो 5 स्टार होटल है और हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब बहुत सारे हमें यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेसमैन के लिए कि बिजनेसमैन एक अपॉर्चुनिटी को किस तरह से लेता है। बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं नहीं यार बहुत रिस्क है उधर जाके ना खोलना अभी इस टाइम, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी भी हम लोगों का ये है कि बलूचिस्तान के साइड जाते हुए डरते हैं। लेकिन वहाँ पे वही बात है ना, आप कितने रिस्क एज्यूमिंग है, आप कितने रिस्क टेकर हैं, आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। अब भी आपने जाके खोल लिया गवादर में, आपको नहीं पता कि उसकी जो वर्थ है वो कुछ आने वाले अरसे में कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो वही बात नहीं कि एक अगर अच्छा बिजनेसमैन है और वो फ्यूचर आने वाली परेशानी को भी देख रहे हैं, फ्यूचर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख रहे हैं और उस पर अभी से एक्शन ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है आगे जाके। रैशनल not emotional. Businessmen should not be only courageous, ambitious, dynamic, and also be rational and wise to make good decisions. देखिए कभी ऐसा होता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, और मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब भी कंपनीज वगैरह होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा उसमें सीईओ जो है वो कभी भी लड़की नहीं होती, बहुत कम होता है ऐसा कि लड़की हैं।
ठीक है। तो ज़्यादातर जो है वो मर्द ही होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि औरत को क्यों नहीं बनाते? ऐसी बात नहीं है कि औरत इतनी कैपेबल नहीं है कि वो एक सीईओ बन सके। उसका मसला ये है कि कहीं न कहीं जो एक फ़ीमेल एम्प्लॉय होता है वो इमोशनल हो जाता है। वो कहीं न कहीं दिल से जो है फ़ैसला कर लेता है, जबकि एज़ कम्पेयर टू मैन, मैन ये देखता है कि अगर वो सीईओ की पोज़ीशन पे बैठा हुआ है तो फ़र्म को क्या-क्या वो प्रॉफ़िट जनरेट कर सकता है, फ़र्म को क्या-क्या वो अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, वो ये देखेगा। कहीं न कहीं अगर उसका कोई एम्प्लॉय अच्छा नहीं है या उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है तो वो कहीं न कहीं उसको निकाल देगा। लेकिन जब ये फ़ीमेल पे आएगा तो फ़ीमेल ये सोचेगी यार मेरे इससे टर्म्स अच्छे हैं, इससे मेरी रिलेशनशिप अच्छा है। एम्प्लॉय रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो अच्छा है, लेकिन फिर भी वो ये कहेगी कि यार चलो इसको थोड़ा और टाइम देते हैं। तो इस तरह से अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़ा सा इमोशनली डिसीजंस ले लेती है। हर तरफ़ा ऐसा नहीं होता, बहुत सारी नहीं भी लेते, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बहुत देखा गया है और स्कूल्स वगैरह में बहुत देखा गया है। एक मतलब हेड है, उसके अंडर जो टीचर्स काम कर रही हैं, अगर उनमें से कोई एक टीचर्स अच्छी नहीं है, उसकी कंप्लेन आ रही है, कंप्लेन आ रही है, कंप्लेन आ रही है, कंप्लेन आ रही है, सो यू हैव टू टेक एक्शन ऑन इट। लेकिन कभी कभी हेड्स क्या करती है, सॉरी, उस बात को इग्नोर कर देती हैं और उसको बस थोड़ा सा कह देती हैं कि यार आपकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, यू शुड वर्क ऑन इट। तो उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं लेते, जबकि उस पर प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स का सवाल है। तो खैर ऐसा भी होता है कि जो वुमेंस होती हैं उनको इतना ज़्यादा जो है वो इमोशनल फ़ैसले कर लेती हैं। तो इसलिए जो एक मैन होता है वो इस थोड़ा रैशनल होता है, उसको फर्म से ही वो होता है कि बस फर्म को प्रॉफिट देना है। तो इसलिए जो भी एक बिजनेसमैन है, फिर चाहे लड़की है या लड़का, उसको चाहिए कि वो इमोशनली फ़ैसले नहीं करे, बाय हार्ट फ़ैसले नहीं करे, दिमाग से सोचे कि ऐसा जो मैं फ़ैसला करना चाह रहा हूँ ये गुड डिसीजन होगा कि नहीं होगा मेरी कंपनी के लिए, या अगर मैं कंपनी की एम्प्लॉय भी हूँ तो ये जो मैं करने जा रही हूँ आगे, इससे मेरी कंपनी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। ऐसा लाजमी सोचना चाहिए। फेयर डीलर, फेयर डीलिंग इज़ द स्पिरिट एंड सीक्रेट ऑफ बिजनेस। बिजनेस शुड बी फेयर टू हिज एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स। फेयर डीलिंग क्या होती है? फेयर डीलिंग ये होती है कि मैंने आप लोगों को बताया कि यार देखो मेरा जो है वो एक कुकिंग ऑयल है और मैं कुकिंग ऑयल, मेरा ब्रांड है, आप लोग यहाँ से कुकिंग ऑयल लो, ठीक है। आप लोग ले रहे हो, आप लोग क्योंकि आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हो, आप लोगों ने ले लिया, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कुछ अरसे में पता चल रहा है यार, आप लोग वो जब घर में यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को पता चलता है यार इसमें से मतलब हीक आ रही है, यार ये अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये एक फेयर डीलिंग नहीं होगी। अगर मैं अपना कस्टमर को एक बुरी चीज़ प्रोवाइड करूँगी और उसको सेटिस्फाई नहीं करूँगी अपने प्रोडक्ट से, तो बाद में वो एक बार मेरे पास आएगा, दो बार आएगा, लेकिन वो तीसरी बार नहीं आएगा मेरे पास। वो बोलेगा यार जब ये मुझे एक सामान अच्छा नहीं दे रही, जब मैं उसको उतना ही पे कर रहा हूँ जितना मैं दूसरे को पे कर सकता हूँ, फिर भी ये मुझे अच्छा सामान नहीं दे रही, तो फिर मेरा फ़ायदा क्या है इसके पास जाने का। फेयर डीलिंग से ये होता है कि अगर मेरा एक एम्प्लॉय है और मैंने उसकी रॉयल्टी अपने लिए कायम कर ली कि मैं उसको अपना कस्टमर बना लिया, उसको अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो कि उससे ये होता है कि वो हमारा एक रॉयल कस्टमर बन जाता है, जो कि परमानेंट कस्टमर होता है हमारा। उसकी जो रॉयल्टी होती है वो हमारे बिज़नेस से जुड़ जाती है, वो हमारा एक एम्प्लॉय बन जाता है और वो सोचते हैं यार ये बहुत फेयर डीलर है, इसके पास जाओ। कभी कभी हम कुछ क्राइसिस चल रहे होते हैं, कभी कभी एम्प्लॉयज़ के साथ भी ऐसा होता है कि कहीं पे ऐसा देखा गया है। एग्जिट की एग्जांपल दूंगी मैं यहाँ पे। हम एग्जिट में जैसे अभी एग्जिट का मसला हो रहा था कि वहाँ पे जाली डिग्री बनी है और ये सब हो रहा है, तो उसमें जो है वो नए एम्प्लॉयज़ को मतलब उन्होंने उन्होंने ये किया था कि जो अपने एम्प्लॉयज़ को ना बहुत फैसिलिटेट करते थे, हर चीज़ हर फैसिलिटी देते थे।
लेकिन जब उनका बुरा वक़्त आया और कुछ अरसे वो लोग एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं दिया, तब भी उन्होंने एम्प्लॉइज़ ने उनके लिए काम किया। 2-2, 3-3, 4-4 महीने काम किया और एम्प्लॉइज़ ने कहा कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे हो आप तब दे देना। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही, ये हकीकत है। ऑन द बेसिस में बात कर रही हूँ कि ये ऐसा हुआ है। और लोग जो है वहाँ पे काम भी करते रहे, लेकिन फिर जब उसकी और रेपुटेशन ख़राब होती गई तो फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से उसके एम्प्लॉइज़ ने छोड़ा। लेकिन कुछ अर्से तक एम्प्लॉइज़ ने उनके साथ स्टे किया, क्योंकि उन्होंने पहले एम्प्लॉइज़ के लिए इतना कर दिया था कि उन्होंने जो एम्प्लॉइज़ की एक रॉयल्टी होती है, एक उसकी जो कहते हैं यकीन, वो अपने साथ जोड़ लिया था। तो एम्प्लॉइज़ नहीं चाहते थे उनको छोड़ के जाना। फिर बात आती है एक्सपीरियंस की। ही मस्ट बी एक्सपीरियंस एंड शुड नो द फिटनेस एंड आर्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस। जो एक बिजनेसमैन है उसको चाहिए कि वो एक्सपीरियंस्ड हो। अगर उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके लिए मुश्किल होगी एक बिज़नेस को रन करने में। अगर मैं एक हूँ और मैं बहुत छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो फिर मैं उसके लिए मुझे इतनी एक्सपीरियंस की नीड नहीं होगी। लेकिन अगर मैं एक जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह फॉर्म करना इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ, तो मुझे उसके लिए जो है वो ऐसे एम्प्लॉयज़ की, अगर मेरे पास खुद एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ की नीड होगी जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट होता है एक अच्छे बिज़नेस को रन करने के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो आपका एम्प्लॉय है या जो आपका कस्टमर है वो आपसे क्या चाह रहा है। हमें यहाँ पे क्योंकि एक्सपीरियंस इतना ज़रूरी होता है, मतलब एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता चलेगा कि यार आगे फर्दर हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिकवर करना है, हर चीज़ को किस तरह से लेके चलना है, बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड करना है, बिज़नेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इस्टेब्लिश करना है, हर चीज़ के लिए जो है आपको जो है एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी जो कि एक गुड बिजनेसमैन के लिए होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ है तो यू कैन बिकम अ गुड बिजनेसमैन। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका हो। कभी भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।